अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबा मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की प्रेजेंटेशन ख़वातीन का आलमी दिन की ही सीरीज़ की प्रेजेंटेशन का तीसरा हिस्सा है। आज इसमें हम ये बात करेंगे कि पेट्रियार्की यानी पिदरशाही का आगाज़ कहाँ से हुआ। तो आए प्रेजेंटेशन देखते हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले पिछली प्रेजेंटेशन का खुलासा सुन लेते हैं। जी नाज़रीन, ये थी आज की प्रेजेंटेशन। इसमें हमने ये जाना कि पिदरशाही या पेट्रियार्की किसे कहते हैं, और ये भी जाना कि पिदरशाही एक ऐसा निज़ाम है जो मर्दों को बरतर और ख़वातीन को कमतर जानता है। इस समाजी निज़ाम में ज़्यादातर ताकत और ज़्यादातर मराअत मर्दों के पास होती हैं, और दूसरे मर्दों को और ख़वातीन को और बच्चों को उनका महकूम बनकर रहना पड़ता है। इसमें हमने दो दानिश्वर यानी सिल्विया वॉल्बी और एलन जॉनसन के काम को भी जाना, और जो उन्होंने हमें खसूसियात बताई पिदरशाही निज़ाम के बारे में, वो हमने आज उनके बारे में तहकीक की। सिल्विया वॉल्बी ने हमें 6 खसूसियात बताई और एलन जॉनसन ने हमें 4 खसूसियात बताई। एलन जॉनसन ने जो हमें आखिरी खसूसियत बताई है पेट्रियार्की के बारे में, वो है ऑब्सेशन विद कंट्रोल। यानी उनका कहना ये है कि ये एक ऐसा निज़ाम है जो हर वक्त कंट्रोल की तलाश में रहता है, क्योंकि ये एक गैर फितरी निज़ाम है, और इस निज़ाम को तसल्लुत में रहने के लिए ज़रूरी है कि वो महकूमों को ये आगाही ना होने दे कि ये एक गैर फितरी निज़ाम है। तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह ये जानेंगे कि अगर ये वाकई ही एक गैर फितरी निज़ाम है, तो फिर ये कब और कहाँ वजूद में आया, और वो तारीख़ का कौन सा मोड़ था जब ख़वातीन को महकूम बना लिया गया और उनके लिए एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के तमाम तर मौक़ों को महदूद कर दिया गया। इंशाल्लाह इसके बारे में अगली दफ़ा बात करेंगे। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मिलेंगे। जी नाज़रीन, पिदरशाही के निज़ाम के आगाज़ को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस निज़ाम से पहले लोग कैसे रहते थे। ये वो वक्त है कि जब कदीम लोग खेती बाड़ी के बारे में आगाही नहीं रखते थे, लिहाजा वो लोग हंटर गैदरर्स कहलाते थे। हंटर गैदर का मतलब यानी शिकार करने वाले लोग, और गैदर का मतलब इकट्ठे करने वाले लोग। यानी ये लोग बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे, माहीगीरी किया करते थे यानी मछलियाँ खाते थे, और इसके अलावा जंगल में से जड़ी बूटियां इकट्ठी करके और शहद वगैरह इकट्ठा करके ये अपना गुजारा किया करते थे। अब ये जो वक्त है उसके बारे में जो हमें तारीख मिलती है वो ये है कि आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले से लेकर आज से 12,000 साल तक पहले का जो वक्त था, उसमें लोग हंटर गैदरर्स के तौर पे रहा करते थे। तारीख का वो वक्त है कि जब ये तमाम तर कबीले खाना बदोश थे। चूँकि ये हर वक्त शिकार की तलाश में रहते थे, इसलिए इनके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि ये बड़ी जल्दी शिकार का पीछा कर सकें। लिहाजा ये कम साजो सामान के साथ रहा करते थे, और उनके कबीले का जो एक अमूमी नंबर होता था वो तकरीबन 100 के करीब होता था, जिसमें 100 से कुछ ज़्यादा हों या 100 से कम हों, लेकिन यही हमारे पास अब तक की मालूमात हैं कि ये 100 के करीब लोग एक कबीले में रहा करते थे। इन कबीलों के अंदर जो मर्दों का और ख़वातीन का ताल्लुक था वो बराबरी का ताल्लुक था, बल्कि ये कहना भी मुनासिब होगा कि ये समाज मेट्री आकल समाज था, या मेट्री लीनियल था, या मेट्री लोकल था। मेट्री का मतलब मदर और आर्कल का मतलब ताकत, यानी ये समाज कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज था कि जिसमें समाजी ताकत माओं के पास या ख़वातीन के पास थी। और ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि ख़वातीन भी शिकार के अंदर उतना ही हिस्सा लेती थीं जितना मर्द लिया करते थे। कुछ अर्सा पहले तक का तासुर ये था कि ख़वातीन सिर्फ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा किया करती थीं, मगर चंद दिहाइयों से जो रिसर्च सामने आई है उससे ये बात वाज़ेह हो चुकी हुई है कि ख़वातीन भी शिकार में हिस्सा लिया करती थीं, और उनकी समाजी हैसियत मर्दों के बराबर थी।
मेट्रियार्कल से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि ख़वातीन मर्दों के ऊपर डोमिनेट करती थीं या उनके ऊपर तसल्लुत रखती थीं, बल्कि इससे मुराद एक ऐसा माशरा है जहाँ पर मर्द और ख़वातीन मिलकर आपस में फ़ैसला करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। यहाँ पर एक और बात बड़ी दिलचस्प है, और वो ये कि मैट्रिलिनियल या मैट्रिलोकल सोसाइटीज़ के अंदर जब शादी होती थी ख़वातीन की, तो वो अपना कबीला या अपना ख़ानदान छोड़कर नहीं जाती थीं, बल्कि मर्द उस ख़ानदान के अंदर आया करते थे। इसका एक तो आराम ये था कि जब ख़वातीन अपने ही कबीलों में रहती थीं, तो फिर उनकी बहनें, उनकी माएँ, ख़ालाएँ, कज़िन्स वग़ैरह सब साथ होती थीं, तो उससे काम-काज में हाथ बँट जाता था, और इस तरह सिर्फ़ ख़वातीन बच्चे नहीं पालती थीं, बल्कि उनके पास वक़्त होता था कि वो उस ज़माने की जो भी सियासत थी या जो शिकार था या उसके अलावा जो भी दीगर मौज़ूआत थे, उसमें हिस्सा लेती थीं। यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि उस ज़माने के जो खुदा थे, जिनको खुदा माना जाता था, वो फीमेल खुदा होते थे और फर्टिलिटी को, यानी पैदा करने की कुव्वत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। उस ज़माने के लोग जिन खुद देवियों की परस्तिश किया करते थे, उसमें चंद नाम जो हमें मिलते हैं वो हैं नानशे, क़ियामत, इश्तार, गाया, अंजी। ये सिर्फ चंद नाम हैं जो मैंने यहाँ स्लाइड के ऊपर लिखे हैं, लेकिन ये बहुत कसीर तादाद में ऐसे देवियों के नाम मौजूद हैं जिनकी परस्तिश मर्द भी और ख़वातीन दोनों किया करते थे। जी नाज़रीन, तो तकरीबन 20 लाख साल तक लोग जिस माशरे में रहते थे, उसमें मर्द और ख़वातीन बराबर की ज़िंदगी गुजारते थे, और मेट्रियार्की या मेट्रिलोकल सोसाइटीज़ आबाद थीं। मगर आज से तकरीबन 10 या 12 हज़ार साल पहले समाज में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, और उस तब्दीली की वजह से ख़वातीन का मुकाम बदलता चला गया। वो तब्दीली ये थी कि लोगों ने ये सीख लिया कि अगर वो बीज को ज़मीन में बोते हैं और उसकी नशोनुमा का ख्याल रखते हैं, तो फिर वो अपनी फसलें उगा सकते हैं। और खेती बाड़ी की जो आगाज़ था, उसका सेहरा भी ख़वातीन के सर ही जाता है, क्योंकि वो जड़ी बूटियाँ इकट्ठी किया करती थीं, और ये आगाही उनको हुई कि अगर बीज को बोया जाए और उसका ख्याल रखा जाए, तो फिर वो फसल उगा सकते हैं, और उसके बाद उनको शिकार के ऊपर डिपेंडेंट होने की उस हद तक ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक मुस्तकिल तरीका मिल सकता है जिससे वो अपने पेट को भर सकते हैं। तो जब ये आगाही उनके अंदर आई, तो फिर दरियाओं के पास आहिस्ता आहिस्ता आबादियां बनना शुरू हुई, और इस सोसाइटी को, जो दरियाओं के पास रहती थी और मुस्तकिल रहती थी, उनको हम सेटलर सोसाइटी कहते हैं। यानी ये लोग सेटल हो गए और वहाँ पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की। अब सोसाइटी का सेटल हो जाना और तहज़ीब का डेवलप होना, ये दो अलग बातें हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटीज़ तो डेवलप होती रहीं, और ख़वातीन का उसमें मुकाम भी अच्छा ही था, लेकिन तकरीबन 5000 साल पहले इराक में एक तहज़ीब उठी जिसको हम सुमेरियन तहज़ीब कहते हैं, और ये दरियाए दजला और फरात के पास ये तहज़ीब उठी, और वहाँ से फिर हमें पिदरशाही का जो आगाज़ है वो नज़र आता है। इस इलाके का कदीम नाम मेसोपोटामिया है, और इन लोगों का नाम सुमेरियंस है। ये वो वक्त है कि जब सुमेरियंस ने लिखना पढ़ना ईजाद किया, बड़े शहर आबाद किए, और खेती बाड़ी में भी नई तौर तरीके सीखे, जिसकी वजह से खेती बाड़ी और फसलों की जो फसलें ज़्यादा बेहतर बनना शुरू हुई, और सरप्लस बनना शुरू हुआ। सरप्लस का मतलब ये कि ज़ायद फसल उगना शुरू हो गई। कुछ तो उसमें से उसी सीज़न में या उसी साल इस्तेमाल हो जाती थी, मगर जो बच जाती थी वो अगले साल के लिए महफूज की जाती थी। जब फसल ज़्यादा बनना शुरू हुई, तो ये भी ज़रूरत महसूस हुई कि इस ज़्यादा फसल को
کی حفاظت کے لیے ہمیں کوئی جنگجو لوگ چاہیے جو اس کا خیال کریں، ورنہ باہر والے یہاں پر ڈاکہ ڈال کر یا یہاں پر لوٹ مار کر کے اس سرپلس کو اٹھا کر لے کر جا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کی طاقت کو خواتین کے مقابلے میں زیادہ سراہا گیا، یعنی ان کی لڑنے کی طاقت کو زیادہ سراہا گیا۔ اس کے علاوہ چونکہ ہل چلانے کے لیے بھی جسمانی طاقت کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی، تو وہاں پر بھی یہ دیکھا گیا کہ مردوں کی ہل چلانے کی طاقت کو زیادہ اہم سمجھا گیا۔ اور جنگ چونکہ ہر ایک کے پاس ہی کچھ نہ کچھ سرپلس فصلیں تھیں، لہٰذا جنگ بھی پہلے سے زیادہ عام ہو گئی ان وقتوں کے اندر۔ جی ناظرین، اس جنگ کا اور اس سرپلس کا خواتین کے اوپر کیا اثر ہوا، اس کے بارے میں اگلی دفعہ بات کریں گے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی پریزنٹیشن۔ اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پدر شاہی کا آغاز کہاں سے ہوا اور پدر شاہی سے پہلے کس طرح کا سماج تھا۔ تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ آج سے 20 لاکھ سال پہلے سے لے کر 12,000 سال پہلے تک جو سماج تھا اس کو ہنٹر گیدرر کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ شکار کیا کرتے تھے اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ چونکہ یہ شکار کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، اس لیے یہ خانہ بدوش لوگ تھے، اور اس زمانے کے لوگ مرد اور خواتین مل کر سارے سماجی اور اہم فیصلے کیا کرتے تھے، اور ان سوسائٹیز کو میٹریارکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے ایک تبدیلی آئی کہ خواتین نے یہ جانا کہ اگر بیج کو بویا جائے اور اس کی نشو و نما کا خیال کیا جائے تو پھر فصل بنائی جا سکتی ہے۔ تو اس آگاہی کے بعد لوگ آہستہ آہستہ دریاؤں کے کناروں پر آباد ہونا شروع ہو گئے اور خانہ بدوشی کو چھوڑتے چلے گئے۔ اس وقت سے لے کر میسوپوٹیمیا کی تہذیب تک تقریباً 5,000 سال کا عرصہ گزرا، اور اس عرصے میں خواتین کے حالات اچھے ہی تھے، لیکن جب میسوپوٹیمیا میں جو آج کل کا عراق ہے، جب وہاں پر تہذیب اور تمدن کا آغاز ہوا، وہاں پر لکھنے پڑھنے کا آغاز ہوا، اور وہاں پر جب فصل کے اندر زیادتی ہونے لگی، یعنی سرپلس پیدا ہونے لگا، تو پھر وہاں ایک طبقاتی نظام سامنے آیا، کیونکہ یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اس فصل کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی جنگجو کلاس ہونی چاہیے یا کوئی جنگجو طبقہ ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر پھر اہمیت لڑنے کے ہنر کو اہمیت زیادہ دی گئی، اور اسی طرح وہ مرد جو ہل چلاتے تھے، یعنی اپنی جسمانی طاقت سے کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کو زیادہ اہم سمجھا جانے لگا، اور خواتین کی جو اہمیت تھی وہ بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ اور چونکہ سرپلس تھا تو یہ خوف ہر وقت رہتا تھا کہ دوسرے غیر لوگ حملہ کر کر سرپلس کو نہ اٹھا کر لے جائیں، لہٰذا جنگ بھی کافی عام ہونے لگ گئی۔ اب اس جنگ کا نتیجہ خواتین کے اوپر کیا نکلا اور کس طرح کے قوانین بنے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور جہاں بھی رہیں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔